प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल AM मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। हम आपको अब इतिहास से लगातार भारत में संवैधानिक विकास को पढ़ाने जा रहे हैं। जान रहे ये संवैधानिक विकास 2 चैप्टरों को कवर करता है। इतिहास मॉडर्न इंडिया के लास्ट में संवैधानिक चैप्टर है, भारत में संवैधानिक विकास। ये मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर हो सकता है, भारत में संवैधानिक विकास, यानी मॉडर्न इंडिया का अंतिम चैप्टर और राजनीति शास्त्र का या कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर, ये दोनों समझिए एक ही है। या तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रारंभ में पढ़ लें या मॉडर्न इंडिया के लास्ट में पढ़ लें, तो इनमें किसी एक में पढ़ा दिया जाए उचित है। सो हमने सोचा कि क्यों न पहले इसे बता दिया जाए। भारत में संवैधानिक विकास, बाय द वे मैं आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ तो इसको पढ़ाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देख लेते हैं भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है। भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ एक तरह से देखा जाए तो 1599 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लॉर्ड मेयर ने 24 व्यापारियों के एक बोर्ड को मिला करके इंग्लैंड में किया, तभी से शुरू हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वहाँ एक धुंधला सा चित्र बनता है। महारानी एलिजाबेथ टेलर ने लॉर्ड मेयर के इस प्रस्ताव को 1600 में मान्यता दी और तब कंपनी वैधानिक रूप से एक कंपनी बन गई। इसमें कुल 24 शेयरधारक थे या 24 सदस्य थे। ये कंपनी 1708 में भारत आई और आखिरकार 1608 में ये कंपनी जहांगीर के शासनकाल में इंडिया आई। शुरुआत में इसने शांतिपूर्वक केवल व्यापार वाणिज्य करना शुरू किया। बाद में कमजोर मुगल प्रशासन में उसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। कंपनी के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास की एक तरह से जब नींव रखी जानी शुरू होती है तो उसका एक चित्र 1726 के प्रलेख द्वारा दिखाई देता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद जो 1726 में प्रलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास के तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का जो अधिकार मिला, ये भारत में संवैधानिक विकास का एक बूंद माना जाता है, पहला बूंद माना जाता है। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रहे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पीछे की कहानी ये है, क्योंकि अभी मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा कहानी चल जाए। हुआ ये कि भारत में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर लॉर्ड क्लाइव ने जो कंपनी का एक व्यापारिक कार्यकलाप के साथ साथ जो साम्राज्य खड़ा किया, बंगाल के नवाब को परास्त किया तो बंगाल जीत लिया, एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। जब उसके बाद से कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी व्याप्त होने लगा। क्लाइव के जाने के बाद लियो कार्टियस और उसके पहले वेंसीटार्ट, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स सत्ता में आते हैं, उनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। ये कहानी यहीं से शुरुआत होती है। जब वारेन हेस्टिंग्स जनरल बनकर भारत में आते हैं, गवर्नर जनरल नहीं केवल बंगाल के गवर्नर बनकर जब इंडिया आते हैं तो वे ये पाते हैं कि कंपनी की माली हालत बहुत खराब है। ये कंपनी बस कुछ ही दिनों और चलने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपनी में सभी लोग, कर्मचारी, अधिकारी एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सभी लोग अपना अपना व्यापार कर रहे थे, बिल्कुल जैसे उस तरह से कि सरकार बसें चलवाती है और बस चलाने वाला ड्राइवर वेतन पाता है, कंडक्टर वेतन पाता है, और उधर तेल बेच करके कंडक्टर कमा रहा है, ड्राइवर कमा रहा है, और टिकट बेच के कंडक्टर कमा रहा है। तो सरकार की ये बस कितने दिन घाटे मुनाफे में चलेगी, धीरे धीरे घाटे में चली जाएगी और बस एक दिन खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही होता है, वेतन ऊपर से ले रहा है और भ्रष्टाचार ऊपर से कर रहा है, तो धीरे धीरे बस घाटे में चल जाएगी, सरकार एक दिन बस खड़ी कर देगी। अब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। सारे लोग अपना अपना व्यापार कर रहे थे, नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का था, सरकार से भी वेतन लेना और अपना व्यापार भी चलाना। इस तरह से कंपनी की माली हालत बिल्कुल खराब थी और वो कंपनी बस कुछ ही महीनों की मेहमान थी। वारेन हेस्टिंग्स का सोचना था कि अब जब मैं कंपनी का गवर्नर बनकर के आ गया हूँ तो क्यों ना इस कंपनी को चला दिया जाए। इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से कर्ज मांगा कि महारानी मुझे कर्ज दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्ज तो हम आपको देंगे, लेकिन
कर्ज देने के बदले हम आपके लिए रूल रेगुलेशन भी बनाएंगे, नहीं तो पता चले बिना रूल रेगुलेशन के आप चले, हमारा कर्ज भी डूब जाए, हमारा कर्ज वापस न कर पाए, कंपनी भी डूब जाए। तो हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे ताकि आपकी कंपनी फायदे में चले, हमारा कर्ज भी वापस मिले और आपकी कंपनी भी चले। इन परिस्थितियों में जब उसने कहा महारानी ने, हम आपको कर्ज तो देंगे लेकिन रेगुलेशन आपको नियम के तहत बांधेंगे, इन्हीं परिस्थितियों में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब तो क्लियर हुआ किन परिस्थितियों में रेगुलेटिंग एक्ट आया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब कर्ज मांगा कंपनी चलाने के लिए, तो महारानी ने कहा कर्ज देंगे लेकिन रेगुलेशन बनाएंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि महारानी हमें कर्ज दीजिए और आप कंपनी के लिए रेगुलेशन बना दीजिए। यहीं से ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर पकड़ मजबूत होना शुरू हुई और उन लोगों को रेगुलेशन मिलना शुरू हुआ जो भारत के लिए अच्छा रहा। किस तरह से ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या दिया गया, इसको हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग 1773 के समय गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस समय गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ध्यान रहे, कंपनी का जो विधान आया इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। कहा जाने लगा, क्यों? क्योंकि उसे कलकत्ता के साथ साथ मद्रास और बंबई पर भी अधिकार दिया गया, नियंत्रण प्रदान किया गया। अब तो क्लियर क्यों गवर्नर जनरल बनाए? नंबर 1 हो गया, ठीक। यानी बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों पर प्रभारी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रहे, कंपनी के 24 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, यानी निदेशकों का बोर्ड, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। और देखिए इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य नियुक्त हुए। ये थे क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस, और बॉरवेल। चार सदस्य बने, ठीक। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़े। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे
नियुक्त हुए तथा 3 अन्य न्यायाधीश एलिजाइम पे नियुक्त हुए, जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें बनाए गए, कुल 4 न्यायाधीश थे। इसकी सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अगर सुनवाई होनी थी तो इसकी सुनवाई इंग्लैंड के महाराज के पास हो सकती थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ओके, ये था। ध्यान रहे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता से एक तरह से नवाबी समाप्त कर दी गई। ठीक, इस अधिनियम द्वारा नवाब का पद समाप्त। नवाब का पद समाप्त हो गया। ठीक, इसमें एक चीज और, 1781 का अधिनियम। 1781 के अधिनियम में जो है वो जो था, इसमें 1773 के त्रुटियों को दूर किया गया तथा बंगाल के गवर्नर को बिहार, उड़ीसा में भी विधान बनाने का अधिकार मिला। विधान बनाने का अधिकार मिला। ठीक, ये रहा भारत में संवैधानिक विकास में 1726 का प्रलेख और रेगुलेटिंग एक्ट। यह जितना आपके सामने। नेक्स्ट हम आपको पढ़ा देंगे पिट्स का इंडिया एक्ट। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी देर हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आज बस इतना ही। कल नेक्स्ट जब हम इसको पढ़ाएंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद ये 1784, फिर 1784 के बाद फिर हम लोग आगे 1793, फिर 1813, ऐसे हम क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे। इसको पूरा आपको जो आपके लिए आवश्यक होगा वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। जैसा भी आपको पसंद आए लाइक और कमेंट्स करें, इसे सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।